गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आरआरबी जेई और एसएससी जेई का 26वां दिन का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपके आरआरबी जेई और एसएससी जेई के सर्वे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सेशन जो है आपका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपको एक्चुअल आरआरबी एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन का एक सेशन है, जिसमें हम लोग आपको आरआरबी जेई सीबीटी 2 के एक्चुअल क्वेश्चन को यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है सर्वे से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डिजायरेबल इन ए वेरी गुड सर्वेयर्स टेलीस्कोप। क्वेश्चन है सर्वेयर्स टेलीस्कोप से रिलेटेड। सर्वेयर्स टेलीस्कोप का डिजायरेबल क्वालिटी कौन है इसमें? स्फेरिकल एबरेशन, वेरी हाई मैग्निफिकेशन, क्रोमैटिक एबरेशन या एक्रोमैटिज्म। आंसर करेंगे सभी लोग। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर को टाइप करते जाएंगे। आपको आंसर आए या ना आए, आप सभी को आंसर टाइप करना है, क्योंकि बिना एक्टिवली पार्ट किए हुए आपको चीज़ें याद रहेंगी नहीं लंबे समय तक, और इसके लिए आपका शरीर का मूवमेंट होना जरूरी है। आपके जो सेंसेस हैं, 6 सेंसेस, उनमें से आपका स्किन भी एक सेंस है। तो जब आप टाइप करते हैं तो वो सेंस एक्टिवेट होता है और आपको चीज़ें जो है याद रहती है। जब आप लिखते हैं किसी चीज़ को, अब डिजिटली आप देख रहे हैं और यहाँ आसानी से टाइप कर सकते हैं। छोटा सा काम करना है, कमेंट को टाइप करके, कमेंट में आंसर टाइप करके आपको वीडियो आगे देखते रहना है। तो पैसिव लिसनर ना बने, एक्टिव लिसनर बने। इसका आंसर करेंगे सभी लोग। कौन सा जो है इसमें क्वालिटी डिजायरेबल है सर्वेयर्स टेलीस्कोप के लिए? स्फेरिकल एब्रेशन, वेरी हाई मैग्निफिकेशन, क्रोमैटिक एब्रेशन या एक्रोमैटिज्म। आंसर करेंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन का आंसर एक्रोमैटिज्म जो है वो आपका सर्वेयर्स टेलीस्कोप का डिजायरेबल क्वांटिटी है, डिजायरेबल क्वालिटी है। ए गुड सर्वेयर्स टेलीस्कोप शुड मिनिमाइज क्रोमेटिक एबरेशन, मतलब एक्रोमैटिज्म यानी क्या? क्रोमेटिज्म को कम करना, खत्म करना। मिनिमाइज क्रोमेटिक एबरेशन फॉर क्लियर एंड एक्यूरेट रीडिंग, क्लियर और एक्यूरेट रीडिंग के लिए ये डिजायरेबल क्वालिटी है सर्वेयर्स टेलीस्कोप का। अगला क्वेश्चन है आपका, इन जियोडेटिक सर्वेइंग सम ऑफ एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन। जियोडेटिक सर्वे में सम ऑफ एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है 180, 270, 360 या 640 डिग्री। आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन है आपका स्फेरिकल ट्रायंगल से रिलेटेड, जिसमें आपसे पूछ रहा है सम ऑफ एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन। कितना से स्फेरिकल ट्रायंगल के एंगल का सम ज्यादा नहीं होना चाहिए? 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री या 640 डिग्री। स्फेरिकल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। तो इसका सम ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल का जो एंगल का सम है वो 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन जियोडेटिक सर्वे। अगला क्वेश्चन है, ए से आप क्या समझते हैं? ए सेक्शन ए इंडिकेट, इसका फिगर नहीं दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम ए टेंजेंट टू द जंक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व इज इक्वल टू। क्वेश्चन है आपका चौथा, ऑफसेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑफसेट मतलब आप क्या समझते हैं? आप कोई एक लाइन खींचें और उसके पैरेलल एक और लाइन खींच दिए तो उसको पैरेलल लाइन कहें। पर
यदि आप कोई एक लाइन खींचे और आपको इसका ऑफसेट लेना है, यदि आप इसके पैरेलली एक लाइन खींच दिए तो इसको पैरेलल लाइन कह रहे हैं, पर ऑफसेट में क्या होता है, यदि आप आर्क खींचे तो इक्वली जो है इसी शेप को हम रिपीट कर रहे हैं। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक और आर्क ड्रॉ कर दिए जिसका डायमेंशन जो है इसके डायमेंशन के सिमिलर था मतलब कि जो प्रोपोर्शन में इसका कर्व था उसी प्रोपोर्शन में ये अगला कर्व भी हो रहा है जो कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, इसी को हम ऑफसेट कह दे रहे हैं। तो पैरेलल लाइन को भी हम ऑफसेट कह सकते हैं, बट इक्वल प्रोपोर्शन में जो शेप है आपका रिपीट हो जा रहा है या तो पॉजिटिव डिस्टेंस में या निगेटिव डिस्टेंस में, यानी लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी शेप के इक्वल प्रोपोर्शन में यदि कोई शेप रिपीट हो जा रहा है, मतलब कि ये सर्कल है आपका और इसका ऑफसेट आपको लेने के लिए कह रहा है 1 सेंटीमीटर पे, तो आप सिंपली एक और सर्किल ड्रॉ कर देंगे तो ये इस इनर सर्किल का ये बाहर वाला जो सर्किल है वो ऑफसेट हो गया। अब ऑफसेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम ए टेंजेंट टू द जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व इज इक्वल टू कितना होता है? एस इज शिफ्ट 25, 35 या 45। परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम ए टेंजेंट टू द जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व कितना के बराबर होता है? आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन है परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम ए टेंजेंट टू द जंक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व कितना के बराबर होता है? परपेंडिकुलर ऑफसेट आपका, तो ये जो है शिफ्ट के बराबर होता है, शिफ्ट के बराबर होता है परपेंडिकुलर ऑफसेट। दिस इज इक्वेशन एक्सप्रेसेस द ऑफसेट इन ट्रांजिशन कर्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ द मैप इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ मैप? स्केल जो है आप सर्वे में पढ़े होंगे, अलग अलग टाइप का स्केल होता है। ऐसे स्केल के बारे में पूछा है जो कि श्रिंकिंग ऑफ मैप यानी मैप के सिकुड़ने के कारण उस पे अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन है इंजीनियर्स स्केल, ग्राफिकल स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या नन ऑफ द एबव। इंजीनियर्स स्केल, ग्राफिकल स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, फ्रैक्शन या नन ऑफ दीज। आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन है स्केल के बारे में पूछ रहा है जो कि नॉट अफेक्टेड ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ मैप। स्केल ऑफ द मैप इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ मैप के बारे में पूछ रहा है, यानी मैप के सिकुड़ने के कारण भी वो स्केल पे अफेक्ट नहीं पड़ता है। उस स्केल को क्या कहेंगे? इंजीनियर्स स्केल, ग्राफिकल स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या नन ऑफ दीज। आंसर करेंगे सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ द मैप इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ मैप? मैप के सिकुड़ने के कारण भी वैसा विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल जो कि अफेक्टेड ना हो? ऑप्शन है इंजीनियर्स स्केल, ग्राफिकल स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या नन ऑफ दीज। आंसर होगा आपका ग्राफिकल स्केल जो है वो आपका अफेक्टेड नहीं होता है श्रिंकिंग ऑफ मैप के बावजूद। ए ग्राफिकल स्केल रिमेन्स वैलिड इवन इफ द मैप श्रिंक्स। यदि आपका मैप श्रिंक भी कर जा रहा है तो ग्राफिकल स्केल जो है वो वैलिड रहेगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, छठा क्वेश्चन है आपका। देखिए जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे, और ये जो भी क्वेश्चन है आपका ये एक्चुअल क्वेश्चन है आपका आरआरबी जेई का। तो आप सभी को जिन लोगों को ये क्वेश्चन टफ लग रहा है या चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिनका आंसर यहाँ पे आपको अजीब लग रहा हो, बट जो आपका एग्जाम में आंसर आया है उसी आंसर को मैंने यहाँ पे डिनोट किया है, जो आपका आंसर की में आंसर था। तो आपको
फिगर्स और फैक्ट्स के लिए नहीं चिंता करना है, जो भी आपको आंसर आ रहा है आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाना है। छठा क्वेश्चन है आपका, इन ट्रेपिजोइडल मेथड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क रिक्वायर्ड it is assumed that the area of cross section varies linearly, uniformly, parabolically या spirally। आंसर करेंगे सभी लोग। ट्रेपिजोइडल मेथड के बारे में आपसे पूछ रहा है, ट्रेपिजोइडल मेथड के बारे में आपसे पूछ रहा है, कह रहा है इन ट्रेपिजोइडल मेथड टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, अर्थवर्क के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए इट इज अज्यूम्ड दैट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरीज लिनियरली, यूनिफॉर्मली, पैराबोलिकली या स्पाइरली। कैसे आपका जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी करता है ट्रेपिजोइडल मेथड में वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करने के लिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरीज लिनियरली, यूनिफॉर्मली, पैराबोलिकली या स्पाइरली। आंसर करेंगे सभी लोग। जो भी वीडियो देख रहे हैं एक्टिव लिसनर बने। आंसर लिनियरली होगा। ट्रेपिजोइडल मेथड में जो है आपका एज्यूम करता है कि लीनियर वेरिएशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा आपका। ट्रेपिजोइडल मेथड में क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो वेरिएशन होगा वो लीनियर होगा। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में चेन सर्वेइंग कंसिस्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ ट्राइंगल्स बिकॉज ए ट्राइंगल इज द ओनली सिंपल प्लेन फिगर विच कैन बी प्लॉटेड unevenly if the triangle are known। चेन सर्वे से रिलेटेड है। अरेंजमेंट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ ट्राइंगल दे दिया है, कंसिस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ ट्राइंगल। तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को पढ़ना है। बिकॉज ए ट्राइंगल इज द ओनली सिंपल प्लेन फिगर विच कैन बी प्लॉटेड यूनिकली इफ डैश ऑफ द ट्राइंगल आर नोन। तो क्या पता रहेगा तो हम यूनिकली ट्राइंगल को प्लॉट कर पाएंगे। 3 साइड्स, 3 एंगल्स, 1 साइड 2 एंगल या 1 एंगल 2 साइड। आंसर करेंगे सभी लोग। चेन सर्वे से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कल के क्लास में भी आपको आया था। पूछ रहा है आपसे चेन सर्वेइंग कंसिस्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ ट्राइंगल। क्या से बना हुआ है? फ्रेमवर्क ऑफ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल बना हुआ है चेन सर्वे के मदद से। बिकॉज ए ट्राइंगल इज द ओनली सिंपल फिगर विच कैन बी प्लॉटेड यूनिकली। एक ट्राइंगल को हम लोग यूनिक तरीके से प्लॉट कर सकते हैं यदि हमें क्या पता रहे, तीनों साइड पता रहे, तीनों एंगल पता रहे, 1 साइड 2 एंगल पता रहे या 1 एंगल 2 साइड पता रहे। आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन 7 का आंसर करेंगे। चेन सर्वे से ट्रायंगल बनाएं। ट्रायंगल में क्या पता रहेगा कि वो ट्रायंगल आपका यूनिक होगा। ऑप्शन है आपका 3 साइड 3 एंगल, 1 साइड 2 एंगल या 1 एंगल 2 साइड। आंसर करेंगे सभी लोग। तो 1 साइड 2 एंगल यदि पता रहेगा तो आप ट्रायंगल को यूनिकली प्लॉट कर सकते हैं। ट्रायंगल इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय 1 साइड 2 एंगल। 1 साइड 2 एंगल से हम एक ट्रायंगल को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है इफ द स्टाफ इज नॉट हेल्ड वर्टिकल एट द लेवलिंग स्टेशन द रिड्यूस्ड लेवल कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वुड बी। यदि एक स्टाफ वर्टिकली हेल्ड नहीं है, if the staff is not held vertical at the leveling station पे vertical held नहीं है, the reduced level calculated from the observation क्या होगा? True reduced level, more than true reduced level, less than true reduced level या none of the above। आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन है आपका लेवलिंग से रिलेटेड। If the staff is not held vertical at the leveling station,
किसी लेवलिंग स्टेशन पे स्टाफ को यदि आप वर्टिकल हेल्ड नहीं कर रहे हैं, द रिड्यूस्ड लेवल कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन क्या होगा? रिड्यूस लेवल क्या होगा यदि आपका स्टाफ वर्टिकल नहीं है? यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है आपसे, ट्रू रिड्यूस लेवल होगा, मोर देन ट्रू रिड्यूस लेवल होगा, लेस देन ट्रू रिड्यूस लेवल होगा, या नन ऑफ द एबव होगा। स्टाफ यदि आपका वर्टिकल हेल्ड नहीं है तो आपका रिड्यूस लेवल का वैल्यू क्या होगा? जो आपको आंसर सही लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, पैसिव लिसनर नहीं बने। चलिए, आंसर होगा आपका लेस देन ट्रू रिड्यूस लेवल, मतलब कि अ लिटिल टिल्टेड स्टाफ रिजल्ट इन एन एरोनियस लोअर रिड्यूस लेवल। यानी कि यदि एक स्टाफ है, स्टाफ कैसे आप पकड़ते हैं? ग्राउंड पे वर्टिकल, अब इसको टिल्ट कर दिए, टिल्ट कर दिए तो रीडिंग क्या आएगा? रिड्यूस लेवल का। यही आपसे पूछ रहा है। यदि आप स्टाफ को टिल्ट यानी सीधा नहीं पकड़े, टिल्टेड पकड़े हैं, तो आपका लेस देन ट्रू रिड्यूस लेवल वैल्यू आएगा। यही आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा था। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, नाइन्थ क्वेश्चन है आपका सैटेलाइट इमेज से रिलेटेड है, रिजोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इमेज से। क्वेश्चन कह रहा है द टाइप ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इमेज दैट सिग्निफाइज द डिग्री ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशन द सेंसर इज एबल टू डिस्टिंग्विश इज स्पेशियल रिजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, टेम्पोरल रिजोल्यूशन, या रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन आपका रिजोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इमेज से है। कह रहा है ये सारा टॉपिक आपको सर्वे के सिलेबस में पढ़ना है। आप अभी नहीं पढ़े हो, आपको आगे के क्लासेस में इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, और इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपका आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई के सिलेबस में सवाल पूछा जाता है। तो आप चीजों से अवेयर अभी से होते जाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। क्वेश्चन कह रहा है टाइप ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इमेज दैट सिग्निफाइज द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन द सेंसर इज एबल टू डिस्टिंग्विश इज स्पेशियल रिजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, टेम्पोरल रिजोल्यूशन, या रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। आंसर करेंगे स्पेशियल, स्पेक्ट्रल, टेम्पोरल, या रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। क्या होगा आंसर? टाइप ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इमेज के बारे में पूछ रहा है, जिसमें कि द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन द सेंसर इज एबल टू डिस्टिंग्विश को क्या कहेंगे? स्पेशियल, स्पेक्ट्रल, टेम्पोरल, या रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। आंसर करेंगे सभी लोग। जो भी आपको आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में सीधा टाइप करते जाएं, ज्यादा सोचे नहीं कि आपका आंसर सही है या गलत। कोई आपको यहां जज करने के लिए नहीं बैठा है। आंसर होगा आपका रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन कह रहा है दिस डिफाइन द सेंसर्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश इंटेंसिटी लेवल। रेडियोमेट्रिक जो है आपका, ये क्या करता है? इंटेंसिटी लेवल को डिस्टिंग्विश करता है। सेंसर्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश इंटेंसिटी लेवल। तो आपका आंसर हो जाएगा रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन, ऑप्शन डी। आखिरी क्वेश्चन है आपका नेचर ऑफ फील्ड सर्वे से रिलेटेड। नेचर ऑफ फील्ड सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे इज नॉट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फील्ड सर्वे। नेचर ऑफ फील्ड सर्वे के बेसिस पर कौन सा क्लासिफिकेशन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फील्ड सर्वे? लैंड सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, या टोपोग्राफिकल सर्वे। आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे इज नॉट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फील्ड सर्वे? लैंड सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, या टोपोग्राफिकल सर्वे। कौन सा क्लासिफिकेशन नहीं बेस्ड है नेचर ऑफ फील्ड सर्वे पर? कौन सा क्लासिफिकेशन नहीं बेस्ड है नेचर ऑफ फील्ड सर्वे पर? लैंड सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, या टोपोग्राफिकल सर्वे। कौन सा सर्वे नेचर ऑफ फील्ड सर्वे पर नहीं बेस्ड है?
आंसर करेंगे। नेचर ऑफ फील्ड सर्वे पर कौन सा सर्वे नहीं बेस्ड है, आपसे यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन लैंड कैडेस्ट्रल जियोलॉजिकल या टोपोग्राफिकल सर्वे दे दिया है। आपको जो आंसर सही लग रहा है आंसर करेंगे। आप देखिए क्लासिफिकेशन है ये सारा सर्वे का, जो भी है लैंड सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे और टोपोग्राफिकल सर्वे। अब कौन सा इसमें जो नेचर ऑफ फील्ड सर्वे पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यही पूछ रहा है आपसे। आंसर होगा जियोलॉजिकल सर्वे जो है। क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ फील्ड सर्वे इंक्लूड लैंड, कैडेस्ट्रल और टोपोग्राफिकल। नेचर ऑफ फील्ड सर्वे, लैंड, कैडेस्ट्रल और टोपोग्राफिकल जो है वो नेचर ऑफ फील्ड सर्वे पर डिपेंड करता है, जबकि जियोलॉजिकल सर्वे जो है वो नेचर यानी पूरा जियोलॉजी को हम कंसिडर करते हैं जियोलॉजिकल सर्वे में, उसमें हम नेचर ऑफ फील्ड पर नहीं डिपेंड करते हैं। टोपोग्राफिकल में भी हम टोपोग्राफी देखते हैं, कैडेस्ट्रल में हम बाउंड्रीज देखते हैं, लैंड में भी हम एरिया को मेजर करते हैं, बट जियोलॉजिकल में हम पूरे लैंड को हम कंसिडर करते हैं, कोई टोपोग्राफी उसमें सेपरेट नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। जो भी आपको डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएंगे, और सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी समय अगले क्लास में कुछ और नए सर्वे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।